नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बिहार पीएससी जो 2023 में 23 जनवरी को होने वाली है, उससे संबंधित यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने चलाई, उसका 5वां वीडियो है। यहाँ पे हमने इससे पहले मौर्यकाल मरुत्तर काल देख लिया है। अब गुप्तकालीन बिहार की बात करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और गुप्त मुख्य रूप से माना जाता है कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, जहाँ आज प्रयागराज है, वाराणसी है, यहाँ के क्षेत्रों में ये रहते थे, सत्तारूढ़ थे यहाँ पे। और ऐसा कहीं कहीं उल्लेख भी मिलता है कि ये संभवतः कुषाणों के सामंत के रूप में शासन कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक शासक था जिसे चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। उसने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यह एक कूटनीतिक राजनीतिक विवाह था, जिसके बाद कहीं न कहीं गुप्तों का प्रसार होता है। गुप्त अपने आप को प्रसारित करना प्रारंभ कर देते हैं। उससे संबंधित हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक जो है थोड़ा सा परिचय था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो वह 320 ईस्वी था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। उसके बाद कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो यह कहाँ पे? अभी इससे पहले पढ़ चुके थे। 320 ईस्वी में इसने जो है अपना राज्याभिषेक कराया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और पाटलिपुत्र में कराया था। तो वहाँ पे इसने ये उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त ने, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो चंद्रगुप्त ने। उसके बाद क्या, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो किसने कहा था? ये समुद्रगुप्त ने कहा था। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो विक्रमादित्य भी आगे चल के उपाधि धारण करता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो किसने मांगी थी? समुद्रगुप्त से। इस बार के बुक में बहुत सारे जो है एरर हैं, यहाँ पे में से ने कुछ भी लिखा जा रहा है। फिलहाल मैं आपको सही करके बताने की कोशिश करूंगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कौन सा युग था वो? गुप्त युग था। गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बोध गया के महाबोधि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वह कुमार गुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो वह 3 सालों तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। पांडुलिपियों का अर्थ हुआ कि जो प्राचीन काल में, चूंकि कागज उस समय था नहीं, तो भोजपत्रों पे, पेड़ की छालों पे, इन सब जगहों पर लिखा जाता था, तो वही पांडुलिपियां होती थी, हाथ से लिखी हुई। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो वह पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? वह शाहाबाद से प्राप्त हुई थी। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? यह गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, तो उसका नाम जो था वो गोविंद गुप्त था। वो तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा जो है वहाँ का। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, और इसके शासनकाल में फाहियान आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी। तो ये कौन सा? फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब आरंभ होता है? 320 ईस्वी में प्रारंभ होता है, और उसी समय जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक भी कराया था, तो उसी समय इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए, मैं गुप्त काल के अलावा भी पूरे एंशिएंट इंडिया पे एक विशेष वीडियो लेके आने वाला हूँ।
वो विशेष वीडियो जो रहेगा उसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और डिटेल में उसमें मैं बताता चलूँगा कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हुई, एक एक पॉइंट्स को वहाँ पे आपके सामने रहेंगे, उसका PDF भी आपको मिल सकता है। और वो वीडियो डिटेल में ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, और आप उसको इतना भरोसा रखिए कि उस वीडियो में अगर आपके एंशिएंट इंडिया से कोई भी प्रश्न आता है तो एंशिएंट इंडिया से उससे बाहर कोई किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता UPSC को छोड़ के। और UPSC में भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे फैक्ट्स बेस्ड जो रहेंगे, वहाँ से आप उसको जरूर कवर कर सकते हैं। उसमें इतना पर्याप्त मैं दूंगा फैक्ट्स कि आप बड़े आराम से कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम लेके स्टेट लेवल तक की PSC तक का एग्जाम उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 335 ईस्वी पूर्व में समुद्रगुप्त शासन पे करना प्रारंभ करता है, और ये महान विजेता था गुप्त साम्राज्य का, और इसने चंद्रगुप्त से भी ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगभग समस्त उपमहाद्वीप में गुप्त वंश का विस्तार हो चुका था इस समय, और हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में इसका उल्लेख मिलता है। और इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त उस समय संगीत प्रेमी था, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी समुद्रगुप्त का उल्लेख होता है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? अभी मैंने बताया, हरिसेन। ऑप्शन बी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र से लगते हुए लगभग 12 राज्यों पर विजय हासिल किया था। लगभग 12 राज्यों की चर्चा यहाँ पे मिलती है कि इसने जो, और उधर उसने पंजाब, असम, नेपाल पर भी आक्रमण करके उस क्षेत्र को जो है अधिग्रहित कर लिया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा मिलती है? तो अभी भी मैंने चर्चा किया था समुद्रगुप्त की। ऑप्शन डी। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे निम्न में से? तो हमें बताना है इसमें, हुणों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। आर्थिक संकट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गुप्त काल को, प्राचीन इतिहास का। तो अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ उस समय संस्कृत, कला एवं संस्कृति का बहुत ही उत्तम विकास हुआ था। तो इसलिए आर्थिक संकट जैसा ऑप्शन तो यहाँ उचित नहीं है और ना ही ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे हुणों का आक्रमण उचित है, प्रशासन का सामंती स्वरूप उचित है, कमजोर शासन व्यवस्था उचित है, क्योंकि इस समय शासन व्यवस्था लगभग विकेंद्रीकृत हो गई थी। शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण देखना पड़ा समय के साथ, और सामंतों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था इस समय में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, लेकिन काफ़ी नियंत्रण रहा, और हुणों द्वारा इसको जो है बार बार अटैक किया जा रहा था। बुद्धगुप्त के शासनकाल तक आते आते गुप्त साम्राज्य पूरी तरह विखंडित हो जाता है, और लगभग मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से में पूरा उस क्षेत्र में हुणों का कब्जा हो चुका होता है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? किसके समय हुआ था? नरसिंहगुप्त के समय हुआ था। नरसिंहगुप्त के समय हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। कौन कौन विद्वान थे? सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे है, हम देख सकते हैं। वाराह मिहिर भी थे, आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे। पाणिनि इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने वाले वाराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों हैं। तो यहाँ आपको एक, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट करके डिटेल भी बता सकते हैं अगर आपको जानकारी है। अब देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे गुप्त वंश जब समाप्त होता है, जो केंद्रीकृत एक शासन व्यवस्था थी, एक छत्र के नीचे जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसके बाद क्या हुआ, जब उसका पतन हो जाता है केंद्रीय सत्ता का, तो उसके आसपास के जो सामंत रहते हैं वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। अब उसके बाद इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमें जान लेना आवश्यक है। यहाँ से दो एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक, थोड़ा सा बुक में ही प्रिंट खराब था इसलिए इसका स्कैन भी नहीं कर पाया अच्छे से, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, सही बोलूँगा, आप ध्यान रखिएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, कौन था? कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 510 ईस्वी से 525 ईस्वी तक माना जाता है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? किसने किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने पराजित किया था।
मौखरी शासक ने किससे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? दामोदर गुप्त को पराजित करके। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो किसे बनाया था? माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने किया था? आदित्य सेन ने, सेन वंश के शासकों ने किया था। ऐसा माना जाता है कि चीनी यात्रियों को कोई वहाँ स्थानीय राजा था, अर्जुन, शायद यही नाम है, मुझे अभी करेक्ट याद नहीं है, आप एक बार मिला कर लीजिएगा। शायद अर्जुन नाम का कोई उस समय का स्थानीय राजा था, उसने चीनी यात्रियों को परेशान किया था। चीनी यात्रियों को जब, हाँ अर्जुन ही था, मैं कंफर्म हो गया इसको, अर्जुन ही नाम का एक शासक था, उसने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। जिसके बाद क्या हुआ कि तिब्बत और नेपाल के दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से आक्रमण कर दिया बिहार के क्षेत्र पर और कब्जा कर लिया, और कुछ समय तक अस्थायी रूप से कब्जा रहा। बाद में आदित्य सेन ने, सेन वंश का शासक था, उसने इसे आज़ाद कराया। अर्जुन लिखा भी है, मैं भूल गया था उसको, नीचे व्याख्या उसकी देखना, तो आप देख सकते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? किसने किया था? आदित्य सेन ने किया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कृष्ण गुप्त को कहा जाता है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को यहाँ सुमिलित करना है, तो चलिए यहाँ सुमिलित करते हैं हम पहले। तो देखते हैं क्या है कि ए का ऑप्शन 2, यानी कि इसका सी सही है। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ इसका सी सही है, तो हम मिलान करते हैं। तो इसमें क्या आ जा रहा है कि ऑप्शन ए जो हर्षगुप्त है, हर्षगुप्त वीर योद्धा, और जो आपका कुमारगुप्त आता है, कुमारगुप्त महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और जो जीवित गुप्त आता है, जीवित गुप्त के सामने सही है राजाओं में सिरमौर, क्षितिज चूड़ामणि, ठीक है। आदित्य सेन की बात है, आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो किसके बारे में कहा जाता है? जीवित गुप्त के बारे में कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य के स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की थी? किसने किया? किसके साथ? आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? इसमें लगाना है, तो पहला इसका बी ऑप्शन सही है। कृष्णगुप्त से प्रारंभ करते हैं, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। अंतिम शासक था आदित्य सेन इसका, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं गुप्तोत्तर और बिहार। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता? तो ये जीवित गुप्त था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला, ये रिपीट हो रहा है फिलहाल, तो गुप्तोत्तर बिहार यहाँ से देखते हैं। मुझे लगता है स्कैनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, गुप्तोत्तर बिहार देख लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया, कब किया? 673 ईस्वी पूर्व में किया। हर्षवर्धन के समय में बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन था वो? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था उसने? नालंदा में किया था। नालंदा में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक उसने अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? सन 635 में की थी उसने। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो वह शशांक था। बंगाल का गौड़ नामक क्षेत्र था, वहां का यह शासक था, क्रूर था, धर्मांध था, और ये बौद्ध भिक्षुओं को भी क्षति पहुंचाता था, उत्पीड़ित करता था। तो ये हमारी रही वीडियो, और यहाँ हम समाप्त